Hello everyone, myself Suruchi Singh, the Assistant Professor of the Global University. Today I am going to discuss about the poisoning. Poisoning, just general introduction and the principles for the treatment of the poisoning. ये टॉपिक आपकी 5th यूनिट का टॉपिक है, तो मैं आज आपको ये डिस्कस करूँगी कि पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉइजनिंग क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं पॉइजनिंग के, और कॉजेज़ कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हाउस होल्ड्स मटेरियल्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं, और इनकी जनरल प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। जनरली हम क्या कर सकते हैं अगर किसी को पॉइजनिंग हो जा रही है तो आज हम इन सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइजनिंग क्या होती है, इसको डिस्कस करने से पहले व्हाट इज़ पॉइजनिंग, इसे डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पॉइजन। ओके, सो पॉइजन इज़ एनी सब्सटेंस दैट इज़ हार्मफुल टू योर बॉडी। पॉइजन क्या है, वो कोई भी वो सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। अगर हम बायोलॉजी की टर्म में कहें, इन द टर्म ऑफ द बायोलॉजी, पॉइजन इज़ अ सब्सटेंस दैट कॉजेज डेथ। यानी कि पॉइजन वो सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, डेथ कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से मृत्यु हो रही है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है। तो वो सब्सटेंस जिसकी वजह से डेथ हो रही है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द पॉइजन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉइजन। पॉइजन क्या होते हैं? पॉइजन इज एनी सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल टू योर बॉडी इज़ कॉल्ड द पॉइजन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, वो सब्सटेंस क्या है, पॉइजन है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी ने क्या डिस्क्राइब किया है, बायोलॉजी ने बोला है पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज डेथ। कोई भी वो सब्सटेंस जिसकी वजह से डेथ हो रही है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द पॉइजन। उस सब्सटेंस को हम पॉइजन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज पॉइजनिंग। ओके, तो पॉइजनिंग क्या होती है? पॉइजनिंग इज़ ए कॉमन मेडिकल इमरजेंसी इन एनी कंट्री। ठीक है, ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है अगर किसी को पॉइजनिंग हो जा रही है तो। और पॉइजनिंग होती कैसे है, पॉइजनिंग है क्या? जब भी कोई सब्सटेंस हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में, तो वो क्या है कि एक तरह की पॉइजनिंग है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि जैसे भी हम कोई सब्सटेंस इनहेल कर रहे हैं, स्वैलो कर रहे हैं, या इंजेक्ट कर रहे हैं, या वो टॉपिकली एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी स्किन से, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन को अल्टर कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइजनिंग। Next question arises in our mind is that what is poisoning? Poisoning occurs when any substance interferes with normal body functions after it is swallowed, inhaled, injected or absorbed. पॉइजनिंग क्या होती है कि जब भी कोई सब्सटेंस हम क्या कर रहे हैं, स्वेलो कर ले रहे हैं, या फिर इनहेल कर रहे हैं, इंजेक्ट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस क्या हो रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। सो दो सब्सटेंस विच इंटरफेयर्स और अल्टर्स द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस आफ्टर इट इज़ स्वेलोड, इनहेल्ड, इंजेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड। तो इसके बाद क्या होता है,
इस पॉइजनिंग होती है, ठीक है। जब भी कोई सब्सटेंस लेने की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो क्या है, केस है पॉइजनिंग का, ठीक है। पॉइजनिंग किसी भी वे में हो सकती है। द वे ऑफ पॉइजनिंग इज स्वैलो करते हैं, अगर हम कोई चीज़ निगल ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं, या टॉपिकली जब हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं और वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या कर रही है, कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पॉइजनिंग। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द पॉइजनिंग, यानी कि पॉइजनिंग के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सो द इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉइजनिंग डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस अमाउंट एंड टाइप ऑफ द कॉन्टैक्ट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज, वेट, स्टेट ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। कि जो आपके सिम्टम्स होते हैं पॉइजनिंग के, ये क्या करते हैं कि जो अमाउंट आपने क्या किया है, इनसाइड आपकी बॉडी में गया है, जो पॉइजनिंग कॉज कर रहा है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, और साथ में आपकी एज पे भी डिपेंड करते हैं, वेट पे भी डिपेंड करते हैं, और आपकी हेल्थ स्टेटस आपका कैसा है। तो सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन। तो जो नॉर्मल सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं पॉइजनिंग के, फर्स्ट इज़ द नाजिया एंड वॉमिटिंग। या जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस आपकी बॉडी में जा रहा है जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, जो आपकी बॉडी क्या है जिसके लिए अडॉप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसमें आपका फर्स्ट सिम्टम आ सकता है कि आपको नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द पॉइजनिंग इज़ द नाजिया एंड वॉमिटिंग। सेकेंड सिम्टम, द पॉइजनिंग में कॉज द डायरिया, ठीक है। डायरिया हो रहा है, डायरिया के थ्रू भी क्या हो रहा है, वाटर लॉस होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है वाटर लॉस, तो उससे क्या है कि वो भी एक क्या है आपका सिम्टम्स है पॉइजनिंग का। The third symptom of the poisoning is the rashes. Rashes are included in the hypersensitivity reactions. फोर्थ सिम्टम इज़ द रेडनेस और सोर्स अराउंड द माउथ, यानी कि माउथ के आसपास आपको क्या हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं, यानी छाले हो सकते हैं, या रेडनेस भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द पॉइजनिंग। The dry mouth is the another symptom of the poisoning, and the next is the drooling or foaming at the mouth. Drooling का मतलब होता है excess salivation, यानी सलाइवा बहुत ज़्यादा हो रहा है, that is called the drooling. Drooling and foaming आपको पता है, अब जब भी क्या है तो कोई पॉइजन इनसाइड एंटर कर रहा है तो उससे क्या हो सकता है, ड्रूलिंग, एक्सेस सलाइवेशन हो सकता है, एंड फोमिंग एट द माउथ। वन इज़ द ट्रबल ब्रीदिंग, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आप कह सकते हो, या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रबल ब्रीदिंग। सिम्टम इज़ द डायलेटेड प्यूपिल्स। डायलेटेड प्यूपिल्स का मतलब है बिगर दैन नॉर्मल। प्यूपिल जो है आपकी, जो नॉर्मल है उससे क्या हो रही है, उसकी साइज़ बड़ी हो जा रही है, बिगर दैन नॉर्मल इज़ कॉल्ड द डायलेटेड प्यूपिल्स। एंड नेक्स्ट इज़ द कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉलर दैन नॉर्मल। इसके बाद के जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज़ बिलोंग्स टू द CNS सिम्टम्स, आप कह सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो सकता है, फेंटिंग हो सकती है, जो पेशेंट है वो बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, एंड शेकिंग और सीजर्स के भी सिम्टम्स आप उस पेशेंट को आ सकते हैं जिनको क्या है, पॉइजनिंग हुई है। शेकिंग यानी जर्किंग ऑफ द बॉडी, सीजर्स वन टाइप ऑफ द एपिलेप्सी का सिम्टम्स होता है। तो ये क्या है कि ऑल ओवर क्या है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ द पॉइजनिंग।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट कॉजेज पॉइजनिंग। ठीक है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइजनिंग कॉज कर सकती हैं। तो क्या है कि पॉइजनिंग, देयर आर नंबर ऑफ सब्सटेंसेज दैट आर हार्मफुल एंड कैन कॉज पॉइजनिंग। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मली डेली लाइफ में हम रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ करते हैं। तो वो सब्सटेंसेस क्या हैं, पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ द आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, हमारे घर में होते हैं, एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लाइक, तो इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक नेल पॉलिश रिमूवर एंड माउथ वॉश। ठीक है, एग्जांपल में मैंने लिया है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल केयर में इज़ द माउथ वॉश एंड नेल पेंट रिमूवर। सो स्टूडेंट्स, ये दो क्या है कि ये चिल्ड्रन, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, इसमें क्या है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो क्या है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लाइक नेल पॉलिश रिमूवर एंड माउथ वॉश विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द चिल्ड्रन। ये क्या कर रहे हैं, एक तरह की पॉइजनिंग कॉज करते हैं चिल्ड्रंस में। तो हमें क्या है, बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। सेकेंड इज़ द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो आपके घर में फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, टाइल्स क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। डिटर्जेंट जो आपके कहते हैं कपड़ों को धुलने के लिए, क्लॉथ वॉशिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरह से पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। सो द क्लीनिंग प्रोडक्ट में आपके डिफरेंस होते हैं लाइक लाइजॉल, फिनाल, ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनिंग। ये क्या है, दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनिंग। ये पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं क्योंकि इनमें क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स से मिलके ये बनते हैं। तो ये क्या है, एक कॉज हो सकता है आपका पॉइजनिंग का। नेक्स्ट वन इज़ द पेंट थिनर। पेंट को जो क्या करते हैं, थिन करने के लिए हम पेंट थिनर यूज़ करते हैं। वो भी क्या है कि पॉइजनिंग कॉज करता है, बॉडी के फंक्शंस को अल्टर कर सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ द पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ये सब जो कि आप लॉन में यूज़ करते हो, केमिकल्स हैं, लॉन में यूज़ किए जाने वाले केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स आप कह सकते हो। ठीक है, ये सारे क्या हैं कि पॉइजनिंग कॉज करते हैं। So the next is the metals such as lead, arsenic and the mercury. Mercury क्या है, mercury आपको पता है कि मरकरी विच कैन बी फाउंड इन द ओल्ड थर्मामीटर। जो पुराने थर्मामीटर्स आते थे उसमें क्या होती थी, मरकरी लगी होती थी। अभी भी हैं वो थर्मामीटर बहुत सारे लोगों के पास, बट मैक्सिमम लोग अब डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करने लगे। तो ये मरकरी जो आपको पता है कि जो पारा जिसको कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ मरकरी। वो मरकरी क्या करती थी, मूव करती है और टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करती थी। तो ये क्या है कि आपको जब इन केस अगर आपने माउथ में थर्मामीटर लिया है या किसी बच्चे ने लिया है माउथ में थर्मामीटर और इन केस उसने उसको दांत से दबा दिया या वो थर्मामीटर इनसाइड द माउथ ब्रेक हो गया, तो क्या है कि वो मरकरी आपकी क्या है, स्वेलो कर ले रहे हैं आप, इनसाइड आप चली जा रही है आपकी बॉडी में। तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। ये डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ये क्या है, एक तरह की पॉइजनिंग कॉज कर रही है। इसके बाद क्या आता है कि प्रेस्क्रिप्शन और ओटीसी मेडिकेशंस। आपकी जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं या फिर ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, दैट आल्सो कॉजेज़ द पॉइजनिंग। अगर आप इनको क्या कर रहे हो, उनका ओवरडोज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, इनको आप एज एडिक्ट हो जा रहे हो, आपको ड्रग डिपेंडेंस हो जा रहा है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनिंग। इसके बाद आता है आपकी इल्लीगल ड्रग्स। इल्लीगल ड्रग्स, ठीक है, इल्लीगल ड्रग्स होती क्या हैं, इल्लीगल ड्रग्स इज़ द वन टाइप ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग ही होती हैं, बट जब आप क्या है इनके प्रॉपर यूज़ से डाइवर्ट हो जा रहे हो, किसी और ही डायरेक्शन में आप इनका यूज़ करने लग रहे हो, तब ये क्या है, ये ड्रग आपकी इल्लीगल ड्रग्स कहलाती हैं। सो द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स आर कंसिडर्ड इल्लीगल व्हेन डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रॉपर यूज़। जब ये अपने प्रॉपर यूज़ से डाइवर्ट हो जा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इल्लीगल ड्रग्स लाइक मॉर्फिन, ठीक है, ओपिएट्स, फेंटालिन्स। ये सब क्या है कि इल्लीगल ड्रग्स हैं। इनको क्या मतलब ये क्या है, एक तरह की प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, पर जो इनका प्रॉपर यूज़ होता है, अगर हम उससे हट के इनका यूज़ कर रहे हैं, इनका अब्यूज़ कर रहे हैं, जो एक तरह से कहते हैं, क्यों, तो ये क्या है कि इल्लीगल ड्रग्स कहलाती हैं। तो ये जो इल्लीगल ड्रग्स हैं लाइक मॉर्फिन, ओपिएट्स, ये क्या कर, सिंथेटिक ओपिएट्स, ये क्या करती हैं, पॉइजनिंग कॉज कर सकती हैं, पॉइजनिंग कॉज करती भी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ द प्लांट्स लाइक पॉइजन ओक, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पॉइजन ओक है, पॉइजन एवी है, ठीक है, ये सारे प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं कि इनके अंदर सम वॉट अमाउंट में ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी के फंक्शंस को इंटरफेयर करते हैं, अल्टर करते हैं और पॉइजन कॉज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द वेनम फ्रॉम द सर्टेन लाइक स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स, इनके जो वेनम होते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये क्या थे, वो फैक्टर्स थे, वो सब्सटेंस थे जो क्या कर रहे थे, पॉइजनिंग पे रिस्पॉन्सिबल हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग को जनरली हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट है जनरल मेजर्स, जो कि अगर कोई पर्सन आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसको पॉइजनिंग हुई है तो सबसे पहले आपको जनरल मेजर्स करने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट जिसमें है जनरल मेजर्स में है रेसोसिएशंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस। रेसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, रेसोसिएशंस इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग समवन फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस और अपरेंट डेथ। यानी कि ये क्या है, एक तरह का एक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है तो हम उसको वहाँ से बाहर ला रहे हैं, रेसोसिएट कर रहे हैं, यानी उनको रिवाइव कर रहे हैं कि उनको हमें सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रख के चलना है कि अगर कोई पर्सन आपका पॉइजनिंग की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि उसको आप रिवाइव करिए, उसको कॉन्शियस स्टेट में लाइए, क्योंकि जब वो अपनी चीज़ों को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, तभी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो रेसोसिएशन क्या है, रेसोसिएशन इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग समवन फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस और अपरेंट डेथ। तो ये सबसे पहले हमें करना चाहिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाइटल फंक्शंस, आपकी बॉडी का वाइटल फंक्शन क्या है, वाइटल फंक्शन इज द ब्रीदिंग। ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, वो क्या है, सबसे बड़ी मतलब आप कह सकते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एयरवेज को मेंटेन करना चाहिए। जो भी पेशेंट आपकी पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंश्योर पेशेंट एयरवेज, ओके। इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ऐसी जगह हम लोग को शिफ्ट करना होता है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो जिससे उसको क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इन केस अगर ऐसा नीड आपको ऐसा लगता है कि इस पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो आपको क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है पेशेंट को। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के आपने बहुत सी टेक्निक पढ़ी होंगी, मैं यहाँ पे दो टेक्निक आपको बता दे रही। फर्स्ट इज़ द आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड, आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड। इसमें आर्म को हम उठा के चेस्ट पे प्रेशर देते हैं ऑक्सीजन के लिए उसको। एंड सेकंड वन इज़ द माउथ टू माउथ, ठीक है, माउथ के थ्रू जो ऑक्सीजन दी जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना है कि जिससे प्रॉपर एक ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है कि उस पेशेंट में होती रहे जिसको पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। ये तो था कि सबसे पहले कि आपको उसे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की स्टेट में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको उसको प्रॉपर एयरवेज प्रोवाइड करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और फिर आपका इसमें ही आता है जनरल मेजर्स में कि आपको बीपी एंड हार्ट रेट भी मेंटेन करने की नीड होती है, ठीक है। मेंटेन द बीपी एंड हार्ट रेट, ठीक है। तो बीपी और हार्ट रेट मेंटेन करने के पहले हमें क्या करना होता है कि उस पेशेंट की बीपी मेज़र करनी पड़ेगी और उसकी हार्ट रेट जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे क्या है कि हम उसको कोई भी फ्लूइड्स दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी ड्रग दे सकते हैं। अगर उसकी बीपी लो है तो उसको बढ़ाने के लिए कार्डियक स्टिमुलेंट्स, कोई भी ऐसी ड्रग दे सकते हैं हम, ठीक है। हार्ट रेट को उसके ज़्यादा कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्लूइड्स दे सकते हैं। तो ये क्या है कि मेंटेन बीपी एंड हार्ट रेट बाय फ्लूइड्स एंड क्रिस्टलाइट इन्फ्यूजन्स। कुछ एजेंट्स आते हैं, ठीक है, मतलब जैसा भी नेसेसरी हो, आपको पहले पेशेंट के आपको वाइटल फंक्शंस को मेजर करना पड़ेगा, एयरवेज को प्रॉपर सही करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा बीपी एंड हार्ट रेट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ओके।
इसके बाद क्या है, आपको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। आपको क्या है कि उसको जो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ देते हैं, ठीक है, दैट आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ये नहीं पता है कि आपको इस समय उसे कौन सी दवा देनी चाहिए, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप क्या कर सकते हो कि बॉडी टेम्परेचर को इस प्रोसेस के थ्रू भी मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को भी आप मेंटेन करने से पहले आपको मेज़र करने की नीड है। अगर ब्लड शुगर लेवल उसका कम है तो बाय डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न आप क्या कर सकते हो कि उसको ब्लड शुगर लेवल उसका मेंटेन कर सकते हो। तो इस स्टूडेंट्स ये आपके फर्स्ट था ये जनरल मेजर्स में कि जो सबसे पहले हम करते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं, बीपी और हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, और ऑल्सो मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल। द नेक्स्ट वन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ द एक्सपोजर, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या है, मूविंग पेशेंट टू फ्रेश एयर। अगर किसी ने आपको पता है कि डिफरेंट वे होते हैं पॉइजनिंग के, इन्हेलेशन के थ्रू हो सकती है, टॉपिकल हो सकती है, स्वेलो करने पे हो सकती है। अगर स्पेशल केस अगर जैसे लगता है किसी ने इनहेल कर लिया है पॉइजन, तो सबसे पहले नेसेसरी होता है कि हम मूविंग द पेशेंट टू द फ्रेश एयर, हमें क्या करना होता है कि पेशेंट को फ्रेश एयर की तरफ ले जाना होता है, ठीक है। और अगर क्या है कि टॉपिकली किसी ने क्या किया है कि किसी के हाथ पे या फिर स्किन पे कहीं से भी पॉइजन एब्जॉर्ब हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उस एरिया को वॉश करना होता है। वॉश करना इसलिए नेसेसरी होता है कि जितनी जल्दी आप उसे वॉश करेंगे उतना कम चांसेस होंगे पॉइजन के म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड में जाने के, ठीक है। सो द वॉशिंग स्किन्स आइज फॉर द पॉइजन एंटरिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड द स्किन। जो क्या है कि इसको क्या कर रहे हैं कि जो म्यूकस की एंट्री हो, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो पॉइजन की एंट्री हो रही है आपकी बॉडी में, तो अगर उस जितनी जल्दी हम उसे वॉश करेंगे उतनी जल्दी हम क्या करेंगे कि उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ द कि किसी ने क्या किया है कि स्वेलो कर लिया है पॉइजन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होने से पहले क्या करना है कि वो पॉइजन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उससे पहले हमें क्या करना है, एमेसिस इंड्यूस करनी है। एमेसिस इज़ द मतलब क्या है ये कि वॉमिटिंग इंड्यूस करनी है, उसको कोई ऐसा सब्सटेंस देना है जिससे क्या है कि उसको वॉमिटिंग हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो अमाउंट आपकी बॉडी में पॉइजन का गया है वो उतने अमाउंट में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ अमाउंट क्या होगा कि वॉमिटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है कि प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि उस जो भी आपने पॉइजन जिसने भी इनहेल किया है या एब्जॉर्ब हुआ है जिसकी बॉडी में, जिसने स्वैलो किया है, तो उसको क्या है कि आपको प्रिवेंट करना है कि उसकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन कम से कम हो। तो अगर आपको स्पेसिफिक एंटीडोट, पहले तो क्या होता है कि अगर आपको स्पेसिफिक एंटीडोट पता है कि आपको स्पेसिफिक एंटीडोट देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसको पॉइजनिंग किस टाइप की है, ठीक है। टाइप ऑफ द पॉइजनिंग उसे पता हो, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप स्पेसिफिक एंटीडोट दे सकते हो। तो क्या है कि अगर आप इस अननोन है कि उसने क्या खाया है, क्या पिया है जिसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हुई है, तो आपको क्या है कि एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल का सस्पेंशन बना के क्या है कि आपको उसे एडमिनिस्टर कराना है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का सस्पेंशन हम कैसे बनाते हैं, 20 to 40 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल को हमें 200 ml वाटर में डाल के उसको किसी भी तरह से आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर कराना है पेशेंट को। जिससे क्या होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि ये बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, ये क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक लेयर बनाता है और जो भी आपके पॉइजन है उनको म्यूकस मेम्ब्रेन तक ना पहुंच के अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचते और सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंचते, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का अब हमको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है एब्जॉर्प्शन का बाय द स्पेसिफिक एंटीडोट। अगर आपको पॉइजनिंग का टाइप पता है तो आप उसका एंटीडोट दे सकते हो, पर अगर आपको पॉइजनिंग का टाइप नहीं पता है तो आपको क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल दैट इज़ द यूनिवर्सल एंटीडोट आप यूज़ कर सकते हो उसको एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए। क्या है मेजर्स आप क्या कर सकते हो पॉइजन को एलिमिनेट करने के लिए, इज़ द एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन, यानी कि सबसे पहले तो क्या था कि आपको एब्जॉर्प्शन को रोकना था। नेक्स्ट क्या है कि उसको बॉडी से बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है। तो क्या कर सकते हो, आपकी डायूरेसिस इंड्यूस कर सकते हो बाय द ड्रग डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरोसिमाइड, मैनिटॉल, इनको देके क्या कर सकते हो आप, डायूरेसिस इंड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से उसको क्या होगा कि यूरिन का प्रोसेस इंक्रीज होगा और बॉडी से क्या होगा कि वाटर के साथ जो है वेस्ट मतलब यानी किडनी क्या है जल्दी फिल्टर करेगी और वेस्ट मटेरियल आपके बाहर होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि डायलिसिस को इंड्यूस करके क्या कर सकते हो आप, पॉइजन को एलिमिनेट कर सकते हो।
एंड नेक्स्ट इज़ द हीमोडायलिसिस एंड हीमोपरफ्यूजन। तो हीमोडायलिसिस क्या होती है, व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि इन द हीमोडायलिसिस अ मशीन फिल्टर्स वेस्टेज सॉर्ट्स फ्लूइड्स फ्रॉम योर ब्लड। जो क्या करता है कि अगर आपकी किडनी, आपको ऐसा लग रहा है कि किडनी प्रॉपर्ली फ़िल्टर नहीं कर पा रही है और पॉइजन को बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पा रही, तो आप क्या कर सकते हो कि हीमोडायलिसिस कर सकते हो, जिसमें क्या है कि मशीन के थ्रू क्या होगा कि जो वेस्ट हैं अब वो आपकी किडनी से फ़िल्टर हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है, हीमोपरफ्यूजन। हीमोपरफ्यूजन क्या है, एक मेथड है। हीमोपरफ्यूजन इज़ अ मेथड ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड। इसमें क्या होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो आपका मेजर क्या था कि आपको बॉडी से पॉइजन को एलिमिनेट करना था, ठीक है। आपका गोल क्या था, एलिमिनेशन ऑफ द पॉइजन। तो फर्स्ट यू कैन एलिमिनेट द पॉइजन बाय द इंड्यूसिंग डायलिसिस एंड बाय द हीमोडायलिसिस एंड द हीमोपरफ्यूजन। हीमोडायलिसिस क्या है, ये किडनी फंक्शंस को बढ़ा देता है, ठीक है। ये जल्दी से जल्दी फिल्टर करता है थ्रू द मशीन एंड वेस्ट को आउट बॉडी से बाहर करता है। एंड हीमोपरफ्यूजन इज द मेथड ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड एंड रिमूव द टॉक्सिन्स। ये जो टॉक्सिन्स को होते हैं उनको रिमूव करता है। सो द पहला क्या था आपका, जनरल मेजर्स, यानी कि कोई भी पर्सन अगर पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि फॉलोअप करने का मतलब है कि अगर वो पर्सन क्या हो रहा है, रिकवर हो गया है, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया और आपने उसे घर भेज दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉलोअप करना होता है पेशेंट को। तो फॉलोअप कैसे कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को रिफ़र कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द रिफ़र टू psychiatrist. तो refer to psychiatrist to check for the psychiatric disorder or the counsel the पेशेंट। इसमें क्या है कि हम साइकियाट्रिस्ट को क्यों रेफ़र करते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट किसी आप मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो, ठीक है, डिप्रेशन में हो, जिसकी वजह से उसने पॉइजनिंग को चुना हो या चूज़ किया हो। तो क्या है कि हम इसलिए क्या कर रहे हैं, पेशेंट जब रिकवर हो जा रहा है तो हम उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं। तो साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करता है, ठीक है, जिससे क्या है कि पेशेंट को फिर फ्यूचर में क्या है कि पॉइजनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है फॉलोअप में कि हमें क्या करना है कि जो पेशेंट्स में अभी भी सिम्टम्स जिनमें अभी भी आ रहे हैं पॉइजनिंग के, उनको हमें दोबारा से एडमिट करना है। सो द एडमिट द सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन आपको या कि आपको पता है कि आपको उसे किस टाइप की पॉइजनिंग है आपको पता चल चुकी है, तो आप वो जब पेशेंट आपका रिकवर हो जा रहा है तो आपको क्या करना है कि एक मेडिसिन, एक प्रेस्क्रिप्शन उसको प्रोवाइड करना होता है जिसमें आपके एंटीडोट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉलो अप में आपका क्या आता है, मेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ द आपको क्या करना है, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द टॉक्सिन्स, ठीक है। आपको क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उसको पॉइजनिंग कॉज कर सकती हैं। सो द पेशेंट एजुकेशन अबाउट द पेशेंट एजुकेशन अबाउट द टॉक्सिन्स, ठीक है। वो टॉक्सिन्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो ड्रग भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको पेशेंट को एजुकेट करना है टॉक्सिन्स से, जिससे क्या है कि वो अपनी सेल्फ केयर कर सकता है एट द होम इन द इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के अगर आप उसको पता होगा कि किस ड्रग से क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है कि अपनी सेल्फ केयर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फॉलोअप में इन्वेस्टिगेशंस। Investigations to be done like RFT, CBC, EEG, ठीक है। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हमें करने पड़ते हैं पेशेंट के। RFT इज़ द रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। ये क्या है आपका RFT इज़ द रीनल फंक्शन टेस्ट। इट इज़ डन टू इंश्योर दैट यू हैव अ हेल्दी किडनी, ठीक है।
कि किडनी की क्या है कि किडनी के फंक्शन को इंश्योर करने के लिए कि आपके पास हेल्दी किडनी है तो हमें ये टेस्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द CBC। CBC इज़ द कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि आपके ब्लड में जितने भी आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी काउंटिंग जितने भी प्रॉपर रेंज में होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या था EEG। EEG इज़ द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, आपको पता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आर यूज टू एवेलुएट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए हम EEG करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या था कि ऑल ओवर आपका ये जो टॉपिक था ये था पॉइजनिंग से रिलेटेड, जो कि 5th यूनिट में आपका ये टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक आपका क्या था, पॉइजनिंग, इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पॉइजन क्या होते हैं, पॉइजनिंग क्या होती है, सिम्टम्स इनके क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं और जनरल मेजर्स आप क्या कर सकते हैं पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इनकेस एनी क्वेरी काइंडली आस्क मी। थैंक यू।